नमस्कार, कंज्यूमर किंग में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं मानसी दवे और आज का कंज्यूमर किंग का मुद्दा है सेहत और दवा। जी हां, वो दवा जो जिंदगी बचाती है। सोचिए अगर वही दवा घटिया या नकली निकले तो क्या होगा। जी हां, ये सिर्फ लापरवाही नहीं, सीधा सीधा लोगों की जान के साथ खिलवाड़ नहीं होगा। आप बताएं। बता दें कि देश में अलग अलग कंपनियों में बनने वाली दवाओं की क्वालिटी पर भरोसा ही मरीज की सबसे बड़ी उम्मीद होती है। लेकिन दिसंबर 2025 की नियमित जांच में जो सामने आया है वो चौंकाने वाला और डराने वाला भी है। सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन यानी कि CDSCO की वेबसाइट पर जारी रिपोर्ट के मुताबिक दिसंबर महीने में करीब 170 से ज्यादा दवाओं के सैंपल क्वालिटी टेस्ट में फेल हुए हैं और सबसे गंभीर बात 7 दवाएं पूरी तरह नकली पाई गई है। रिपोर्ट में बताया गया है कि केंद्रीय ड्रग लैब ने करीब 74 सैंपल जबकि राज्यों की ड्रग टेस्टिंग लैब्स ने 93 सैंपल ऐसे पकड़े हैं जिनके कुछ बैच निर्धारित मानकों पर फेल हुए हैं। आज कंज्यूमर इज किंग यानी कंज्यूमर इज किंग के इस महा एपिसोड में सबसे बड़े सवाल इससे जुड़े यही हैं कि बाजार में नकली और घटिया दवाएं पहुंच कैसे रही है, ये हो कैसे रहा है। दवा बेचने वालों की जवाबदेही तय क्यों नहीं हो पा रही है। अथॉरिटीज क्या कर रही हैं, अथॉरिटीज कौन सी है जिन्हें ये जवाबदेही तय करनी चाहिए। NSQ दवाओं पर तुरंत रिकॉल और कार्रवाई क्यों नहीं होती। नकली दवा से नुकसान होने पर मरीज को मुआवजा कौन देगा, ये तय कौन करेगा। क्या अब देश में वन नेशन वन ड्रग ट्रैकिंग सिस्टम जरूरी हो चुका है या नहीं। ये तमाम सवालों के जवाब तलाशने की कोशिश होगी आज की कंज्यूमर इज किंग के इस एपिसोड में और इसी पर हमारे साथ एक्सपर्ट की पैनल भी जुड़ गई है। एक एक कर स्वागत करते हैं। रवि उदय भास्कर जी हमारे साथ, DG ऑल इंडिया ड्रग कंट्रोल ऑफिसर्स कॉन्फेडरेशन से। अंकित गुप्ता है प्रेसिडेंट ASPA जो कि एक ऑर्गेनाइजेशन, एक बॉडी है जो वर्क करती है अगेंस्ट काउंटरफीटिंग इन फार्मा। हमारे साथ रेखा अग्रवाल भी हैं कंज्यूमर एडवोकेट और संजीव बगई भी हमारे साथ जुड़ेंगे, चेयरमैन नेफ्रॉन क्लिनिक से। आप सभी का बहुत स्वागत है 18 आवर स्वदेश पर। इस अहम मुद्दे पर हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका शुक्रिया। सेहत से खेल, दवाइयां टेस्ट में फेल, बहुत ही ज्यादा सीरियस है ये मुद्दा। रवि उदय भास्कर जी, शुरुआत आपसे करना चाहूंगी। जब हर महीने दवाइयां फेल हो रही है, इससे जुड़े रिपोर्ट्स भी सामने आ रहे हैं, तो क्या ये कहना सही होगा कि मौजूदा निगरानी व्यवस्था जो है वो नाकाम हो रही है। I would like to say one thing on this. First of all, मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ आपका चैनल को मेरे को अपॉर्चुनिटी देने का वजह से। The CDSCO has mentioned that 170 drugs are declared not of standard quality. So here the point is that 3 months back CDSCO developed one portal. So all the states has to upload the reports of the state laboratories into CDSCO portal, and CDSCO will have their own labs and OB test karanga. So the states which are not uploading are not reflected in this. So they have to lakhs of batches are market mein available, but this they are telling us 170 or something like that. It's good, but what kind of an initiation they are taking to recall. So take for example, once it is NSQ, now the issue is that there are more complex issues attached to that. Do you want me to continue or do you want the other speakers to speak? I have 2-3 points to impress upon. मैं कुछ 2-3 पॉइंट्स बोलने का जरूरत है टू अंडरस्टैंड द NSQ। बिल्कुल बिल्कुल अंकित जी, हम इस पर विस्तार से और ज्यादा आपसे सवाल जवाब करेंगे और आपके ये जो पॉइंट्स हैं इस पर और गौर करने की कोशिश भी करेंगे। इस बीच संजीव बगई BG भी है हमारे साथ जो चेयरमैन है नेफ्रॉन क्लिनिक से। संजीव जी, थैंक यू फॉर गिविंग योर टाइम। सबसे पहला इंपॉर्टेंट सवाल,
घटिया दवाओं से मरीजों की सेहत पर नुकसान तो होता है, लेकिन किस हद तक गंभीर नुकसान हो सकता है? और दूसरी चीज ये कि डॉक्टर्स भी जब दवाओं की गुणवत्ता पर संदेह पाते हैं, डाउटफुल जब उन्हें लगता है, तो क्या वो रिपोर्ट करते हैं? और अगर नहीं करते तो क्या उन्हें रिपोर्ट करना चाहिए? गुड इवनिंग। ये सबसे क्रिटिकल पाथ है जो हेल्थ केयर चेन में देखा जाता है, जो ड्रग डिलीवरी सिस्टम होता है। तो डॉक्टर पेशेंट को देखता है, एग्जामिन करता है, दवाइयां लिखता है, प्रिस्क्रिप्शन देता है, एंड देन द पेशेंट केमिस्ट या फार्मेसी में जाके दवाइयां खरीदता है। डॉक्टर के हाथ में नहीं है कि पेशेंट किस तरह के फार्मेसी में जाए या कहां से ले। रियल पॉइंट है, ये दवाइयां एग्जैक्टली ओरिजिनल के जैसी दिखती हैं। इसे हम स्पोरियस ड्रग्स कहते हैं, काउंटरफिट मेडिसिन कहते हैं, फ्रॉड मेडिसिन कहते हैं। ये सबसे बड़ा क्रिमिनल ऑफेंस है, क्योंकि ये पब्लिकली विलफुली डिफॉल्ट कर रहे हैं, फ्रॉड कर रहे हैं, चीटिंग कर रहे हैं। इसमें दो तीन मेजर इफेक्ट्स आते हैं शरीर पे। एक तो है नो एक्टिव इंग्रेडिएंट, मतलब वो दवाई काम ही नहीं करेगी। तो जैसे आप देखें कि पेशेंट हाइपरटेंशन का है, ब्लड प्रेशर का मरीज है, डायबिटीज का मरीज है, एस्थमा का मरीज है, या इंडीड एक्यूट इन्फेक्शन का मरीज है, वो डिजीज बेकाबू हो जाएगी और ये घातक हो सकता है, जानलेवा हो सकता है। दूसरी चीज, इन चीजों में जो अनवेरिफाइड मेडिसिन है, स्पूरियस मेडिसिन है, उसमें हार्मफुल सब्सटेंसेस हो सकते हैं, कंटेमिनेशन हो सकता है, हेवी मेटल्स, टॉक्सिन्स, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हो सकते हैं, जिससे लिवर में, किडनी में लॉन्ग टर्म इफेक्ट हो सकता है। लास्ट मोस्ट इंपॉर्टेंटली है, ये इसमें ये पूरी की चीज ट्रीटमेंट फेलियर को पॉइंट करती है। तो मतलब पेशेंट ठीक ही नहीं होगा या वर्स हो सकता है, पेशेंट की जान भी जा सकती है। स्पेशली जो छोटे बच्चे हैं, या एल्डरलीज हैं, या क्रॉनिक डिजीज हैं, या ऑर्गन ट्रांसप्लांट के बाद उन्होंने इम्यूनोसप्रेशन थेरेपी ली है, उससे बहुत ज्यादा असर पड़ सकता है। सबसे जरूरी है इन चेन को तोड़ना है। जो सप्लाई कर रहे हैं उससे हमने पहुंचना है कि यहाँ कौन से अनऑथराइज्ड एरिया में ये मैन्युफैक्चर हो रही है। ये जो क्रिमिनल ऑफेंस है अमाउंटिंग टू विलफुल हार्म टू द बॉडी, इट कैन इवन बी कॉल्ड एज मर्डर। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। और इनफैक्ट आंकड़ों को ही अगर देखें, चौंकाने वाले आंकड़े हैं। क्वालिटी टेस्ट में दवाएं फेल हो रही है। अलग अलग कंपनियों की करीब 170 दवाएं क्वालिटी टेस्ट में फेल होती नजर आई है। सीडीएससीओ ने दिसंबर 2025 के आंकड़े ताजा जारी किए हैं और 74 दवाओं को सीडीएससीओ ने एनएसक्यू घोषित किया है। एनएसक्यू मतलब नॉट ऑफ स्टैंडर्ड क्वालिटी घोषित कर दिया है। इतना ही नहीं, जांच में 7 दवाएं पूरी तरह से नकली भी पाई गई हैं और एसडीटीएल की जांच में 93 दवाओं के सैंपल मानक से कम पाए गए हैं। अंकित गुप्ता है हमारे साथ। अंकित जी, आपसे भी सवाल होगा, नकली दवाओं का नेटवर्क जो है, ये नेटवर्क कितना संगठित और अंतर्राष्ट्रीय हो चुका है आपके हिसाब से? अब सबसे पहले थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। मैं एक चीज बताना चाहूंगा कि आई रिप्रेजेंट एस्पा, ऑथेंटिकेशन सोल्यूशन प्रोवाइडर एसोसिएशन। हम लोग 80 और कंपनियां हैं भारत में जो इस तरह का स्पूरियस प्रोडक्ट्स अक्रॉस कैटेगरीज में हेल्प करती हैं। जो आपका सवाल है, ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है भारत के देश में। इसका फंडामेंटल रीजन यही है कि एक लेवल पे कि लोग लॉ से नहीं डरते, लोग पकड़ने से नहीं डरते कि अगर पकड़े जाएंगे तो देख लेंगे। उसी वजह से हर तरह के प्रोडक्ट काउंटरफीट होते हैं, जिसमें दवाइयाँ बहुत बहुत ज़्यादा काउंटरफीट होती हैं। मैं एक आंकड़े पे आप सबको गौर कराना चाहूँगा। एस्पा और क्रिसिल ने एक रिपोर्ट कराई थी, ऑल इंडिया सर्वे करवाया था, जिसमें ये पता लगा था कि 20% ऑफ दवाइयाँ भारत में ऑन एन एवरेज काउंटरफीट पाई जाती हैं। और उससे भी चौंकाने वाली बात यह है कि 30% जनता नोइंगली मार्केट में दवाइयों की दुकान पे जाके नकली दवाई खरीद लेती है, बिकॉज असली दवाई अवेलेबल नहीं होती, या फार्मास्यूटिकल वाला, वहां पे फार्मेसी वाला उसको दूसरी दवाई देना चाहता है। इस सब का सोल्यूशन है। मैं सोल्यूशन जैसे जैसे हम डिस्कशन करेंगे मैं और बताना चाहूंगा। आई लीव इट एट दैट राइट।
एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली, थैंक्स फॉर दैट अपडेट अंकित जी। हमारे साथ अब ये पूरे हर एंगल से, हर टेंजेंट से सिचुएशन को हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। अब लीगल फ्रंट, लीगल एंगल से भी सिचुएशन को समझते हैं। रेखा अग्रवाल जी कंज्यूमर एडवोकेट हमारे साथ जुड़ गई हैं। रेखा जी, स्वागत है आपका, शुक्रिया अपना समय देने के लिए और इस अहम मुद्दे पर हमारे साथ जुड़ने के लिए। नकली दवाओं या घटिया दवाओं का सेवन कर लिया और उसके बाद नुकसान हो गया। अब नुकसान होने पर मरीज को मुआवजा कैसे मिलेगा, ये प्रक्रिया समझाएं हमें। देखिए, सबसे पहले तो जो बाकी पैनलिस्ट ने भी बोला, तो इसमें मैं यहाँ पे एक बात ऐड करना चाहूंगी कि नकली मतलब ये नॉन स्टैंडर्ड मेडिसिन एंड स्प्यूरियस ड्रग्स दोनों में फर्क है। नॉन स्टैंडर्ड जो मेडिसिन हैं वो अप टू द मार्क नहीं, अगर एक सिंपल शब्दों में कहें कि उसके अंदर वो गुड क्वालिटी नहीं है जो होनी चाहिए एक परफेक्ट दवाई के अंदर, तो वो कहीं ना कहीं लैक करती है। और जो मरीज को वो आराम मिलना चाहिए, जितने समय में मिलना चाहिए उतनी तरीके से उसको आराम नहीं मिलता है, उसको वो इतनी जल्दी हीलिंग नहीं होती है। परंतु जो नकली ड्रग होती है, स्प्यूरियस ड्रग होती है, वो तो बिल्कुल अलग चीज होती है, वो टोटली नकली ही है। जैसे फर्ज करें कि दवाई की जगह सीमेंट, एग्जाम्पल के अगर मैं कहूँ तो जहां पर रही कंज्यूमर लॉ की बात अगर हम करते हैं, तो ये जो एनएसक्यू ड्रग्स भी जो हैं, कोई भी मेडिसिन हो, चाहे वो स्प्यूरियस हो, चाहे वो स्टैंडर्ड परफेक्ट कंडीशन के अंदर हो, चाहे वो एनएसक्यू मेडिसिन हो, अल्टीमेटली मेडिसिन एज अ कैटेगरी कंज्यूमर लॉ के तहत जो 2019 का कानून है, उसके तहत एक शब्द है जिसके अंदर जहाँ पे हर चीज को डिफाइन किया गया है, तो वो है गुड्स, यानी कि सामान। तो मेडिसिन या दवाइयां जो हैं, कंज्यूमर लॉ 2019 के तहत जो डेफिनेशंस दी गई हैं, हर चीज का विवरण दिया गया है, उसमें गुड्स की कैटेगरी के अंदर फॉल करती हैं। और सीधी बात, सिंपल बात जो आपके दर्शकों के मैं यहाँ जो कहूंगी कि अगर कोई भी व्यक्ति कोई सामान को खरीदता है या किसी सेवाओं को खरीदता है, गुड्स या सर्विसेज, सामान या सेवाएं, तो उसको वैल्यू फॉर मनी मिलनी चाहिए। और अगर वो डिफेक्टिव है किसी भी तरीके से, भले वो स्प्यूरियस नहीं है बट नॉन स्टैंडर्ड क्वालिटी की भी है, तो भी वो एक डिफेक्टिव गुड की कैटेगरी के अंदर आएगी, उस श्रेणी के अंदर आएगी। और कोई भी व्यक्ति जो ऐसी मेडिसिन लेता है और उसको कोई परेशानी होती है, उसको पता चलता है कि मैंने ये दवाई ले ली है जो अप टू द मार्क नहीं है, तो चाहे उसने अभी उनका सेवन भी नहीं किया हो, उसके पहले ही, अगर वो उसके लेने के पहले या लेने के बाद में, वो कंज्यूमर लॉ के तहत, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 के तहत कंप्लेंट कर सकता है। दो तरह की कंप्लेंट्स हो सकती है। एक तो होती है डिफेक्टिव गुड्स की, कि जो सामान मैंने सामान खरीदा, मेरे को वैल्यू फॉर मनी नहीं मिली, मेरी हेल्थ को भी नुकसान हो सकता है, मेरा पैसा भी वेस्ट गया और मेरी समय की भी बर्बादी हुई, क्योंकि मुझे पता नहीं कब जाके आराम मिलेगा। तो एक तो ये हो गया डिफेक्टिव गुड्स, और दूसरा हुआ अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस, यानी कि अगर कोई भी मैन्युफैक्चरर जो इन दवाओं का है, वो इस तरह की मेडिसिन को मार्केट के अंदर बेच रहा है और एक अपनी मोनोपोली सी क्रिएट कर रहा है, या कोई तरह का प्रलोभन दे रहा है किसी भी कंज्यूमर को उन दवाइयों को खरीदने के लिए, तो वो एक गलत व्यापार करने की जो डेफिनेशन होती है उसके अंदर आता है, यानी कि अब अनुचित तरीके से व्यापार कर रहे हैं। तो कोई भी कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 के तहत अगर इस तरह की दवाइयां खरीदता है पैसे देगी, इस बात को नोट करिए, कोई भी चीज अगर आपको मुफ्त मिलती है तो आप कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के तहत उसकी कंप्लेंट नहीं कर सकते हैं। आप तभी कंप्लेंट कर सकते हैं जब आपने अपनी जेब से पैसे खर्च के कोई चीज को खरीदा हो। अगर आपको कोई गिफ्ट में मिली है तो आप नहीं कर सकते। अगर आपको कहीं पर चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन से अगर आपने ऐसे ले लिए फ्री के अंदर, तो भी आपको नहीं कर सकते। आपको पैसे देके ही अगर कुछ करते हैं तभी आप इसका कानून के तहत कोई कंप्लेन कर सकते हैं। तो आप कर सकते हैं डिफेक्टिव गुड्स की, नंबर 2 अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस की, और आप इसके अंदर रिलीफ क्या मांग सकते हैं, आप कॉम्पनसेशन मांग सकते हैं, मुआवजा मांग सकते हैं। और साथ साथ जो इस दवाई को बेच रहे हैं और उसके अंदर आप हर व्यक्ति को, जो पूरी की पूरी चेन है, आप जैसे जो रिटेलर है, जो मैन्युफैक्चरर है, जो होलसेलर है, जो डिस्ट्रीब्यूटर है, और यहाँ तक कि अगर आप चाहें तो कोई सेलिब्रिटी भी अगर ऐसी चीजों को इंडोर्स कर रहा है, कोई एडवर्टीजमेंट आ रहे हैं ऐसी चीजों के, तो वहां पर आप सारों के सारे लोगों को आप अकाउंटेबल कर सकते हैं, मुआवजा भी मांग सकते हैं, और साथ साथ आप ये भी कह सकते हैं कि ऐसे व्यक्ति को क्रिमिनल जो पनिशमेंट मिले, इनको जेल की भी सजा मिले, और इसके साथ साथ उनको फाइन भी देना पड़े, जिसको हम कहते हैं कि दंड के तौर के ऊपर इनको सजा भी मिले, दंड के तौर के ऊपर ये आपको फाइन भी दे। वो जो आप मुआवजा मांग रहे हैं, कॉम्पनसेशन मांग रहे हैं, उससे वो अलग होगा। तो और आप इसके साथ, ये तो हुई सिविल केस की बात, जो मैंने कंज्यूमर लॉ की बात करी। अगर कोई भी कंज्यूमर चाहे
तो अगर उसको लगता है कि मेरे साथ इस तरह की मेरी जान को खतरा हुआ है, तो वो क्रिमिनल लॉ के तहत भी, जो भारतीय न्याय संहिता है उसके तहत भी जी इस रेखा ड्रग जो कंप्लेंट कर सकते हैं। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। रवि जी, अगला सवाल आपसे होगा, और ये सवाल मतलब एक्चुअली मेरा भी है कि आखिरकार नकली दवाइयां जो हैं वो फैक्ट्री से बाजार तक पहुंचती कैसे हैं, और क्या इसमें कोई रोकथाम नहीं है, क्या कोई जिम्मेदार नहीं है? इस तरह के काम हो रहे हैं और पता भी नहीं चल रहा। We cannot pass a comment just like that. Every batch is tested by the respective manufacturer, and it will go through different channels. Yet the point what we need to discuss is that the people are taking the granted. क्या है ना, easy ले रहे हैं. Very recently, the government of India has amended the act. They decriminalized most of the offences, including the not of standard quality. Take, for example, the repercussions of not of standard quality drug. The government is seeing that there are spurious, okay, punish kar sakte. But why should we punish these manufacturers? That's I totally against that. Take, for example, if any drug is substituted with a starch. Take, for example, in 2021, there was a case of mucormycosis. Mucormycosis is substituted with starch. If that is substituted with 50% of the starch, then it will be declared as a not of standard quality, and they can compound. So the patient is going to have a very serious consequences, that the people now try to escape from that amendment. I don't know what makes the government of India to come up with such an amendment. One more thing, the entire world is talking about antimicrobial resistance. If any NSQ drug, NSQ means in any parameter, it is a dissolution or an assay or disintegration, whatever it may be, the specifications the product has to pass. If it is not giving the desired result, take for example antibiotics. If my antibiotic is declared as not of standard quality, it is having 70%, but it's not reaching minimum inhibitory concentration. So it is not going to work for you. So the manufacturer will be very convenient, and they will be pay the fine and compounding, and they can have a good profit. This is as far as drugs are concerned, this kind of an approach is totally not patient-centric and people-centric, and they have to think very seriously about it. Moreover, if you see the recall mechanism in India, so the same Indian companies will voluntarily recall from the different markets in the world, but very rarely see in India that the voluntary recall. So recall should be very effective. In this entire process, the compounding drugs inspector is the person who picks up the sample, but in the compounding process comes, there is no role for drug inspector in this. There are so many factors. The factors are that, the very less number of drug inspectors in the country, and there is no independent, the Central Drug Standard Control Organization. So in most of the countries in US or even the small countries like Ghana, they have their independent drugs control administration. Unfortunately, it's not here. So it's what I feel, most of the officers in the drugs control are not very happy with making this 27D is also compoundable. So it is going to have its own problems in the days to come. It is going to aggravate the problems like antimicrobial resistance and all those things. Anyhow, we need to watch, and the other speakers have rightly mentioned that there are so many factors we need to address, but the compounding of 27D, all these NSQ drugs. So we cannot brand that all these drugs are intentionally manufactured. Once the man is involved in the manufacturing process, the chances are there. But that doesn't mean
simply you can't come up with a very flexible and very, very industry friendly. It's not needed, actually. It's not needed. Being a regulator, and I worked as a regulator for almost more than 30 years. So we used to follow the act of and whenever there's a drug declared not of standard quality, the investigating officer and the government, we use the state drug controller used to decide what kind of a product, whether it is needed any prosecution, or what kind of if it is a deviation of regulations in the manufacturing process is different. Non-compliance of good manufacturing practices is different. Manufacturing a not of standard quality drug, and you are telling that it is going to be compoundable. There are cancer drugs. Sometimes each dose will cost you 1 lakh rupees. And if that is it's having only 30% of the assay. So if you calculate in terms of the profits, what the manufacturers are going to have is immense. This is not the proper way for the government to come up with this kind of a compounding of 2070 and NSQ drugs. At the same time, we should make the manufacturer responsible to recall. So at the end, they have to take utmost precaution, and they should not leave it not a standard quality drug in the market for the consumer to take. Right. I'll stop here. Right. Ravi, I completely agree to all that you are saying. अथॉरिटीज जो है वो अपना काम कर भी रही हैं, लेकिन जालसाज जो है नए नए तरीके निकाल लेते हैं। एनएसक्यू और साथ ही नकली दवाओं की पहचान लगातार की जाती है। मरीजों की सेहत को नुकसान होने से बचाया जा सके, इसलिए लगातार पहचान इसकी की जाती है। जांच प्रक्रिया रूटीन सर्विलांस के तहत ही होती है और आम जनता की स्वास्थ्य सुरक्षा को सुनिश्चित करने का ही उद्देश्य अथॉरिटीज का है और लगातार इस पर कामकाज होता है। निगरानी का मकसद जो है वो खराब और नकली दवाओं को समय रहते पकड़ना है, ताकि दवा जो है वो किसी भी तरह की सेहत के साथ छेड़खानी ना करे। दवा हमेशा लाइसेंस वाले मेडिकल स्टोर से ही खरीदनी चाहिए। ये हिदायत हमारे माध्यम से सुन रहे इस वक्त व्यूअर्स को भी हम देना चाहेंगे। कुछ और चीजें हैं संजीव जी, आपसे समझना चाहूंगी, ये जो क्रोनिक डिसीज हैं, किडनी वाले मरीज हैं, किडनी की तकलीफ वाले मरीज हैं, ये सारे डिजीज जो हैं वो काफी सीरियस डिजीज माने जाते हैं और इन डिजीज में हार्ट पेशेंट्स जो हैं इन्हें जब नकली दवाएं दी जाती है कितनी खतरनाक साबित हो सकती है, और आप क्या कहेंगे, क्या अस्पताल स्तर पर भी दवाओं की जो जांच प्रणाली है उसे और मजबूत करना चाहिए? ये जो क्रॉनिक, एक्चुअली खाली क्रॉनिक एलिमेंट्स नहीं है, जो एक्यूट एलिमेंट्स भी हैं, जैसे आप कहें कि सेप्सिस है, एक्यूट इन्फेक्शन है, या एक्यूट किडनी इंजरी है, या एक्यूट लिवर इंजरी है, या एग्जैजरेटेड हाइपरटेंशन है, ये सारी चीजें इमीडिएट इफेक्ट होती हैं। जो लॉन्ग टर्म है, जैसे क्रॉनिक किडनी डिजीज, क्रॉनिक लिवर डिजीज, ट्रांसप्लांट पेशेंट्स, क्रॉनिक हाइपरटेंशन, लॉन्ग टर्म डायबिटीज, उनका असर अलग है। बट दोनों ग्रुप्स में हार्म एश्योर्ड है, मतलब इसमें घातक हानि हो सकती है। जैसे आप समझिए कि अगर किसी हाइपरटेंशन पेशेंट को खाली शुगर की टैबलेट्स दी जा रही, या सिंपल चौक है बट एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग नहीं है या कम मात्रा में है, लॉन्ग टर्म इसका इफेक्ट किडनी पर, हार्ट पर, लिवर पर होगा। जैसे आप कहें कि भाई डायबिटीज है, अगर आप शुगर ना कंट्रोल करें क्योंकि ड्रग पुअर क्वालिटी की है या ड्रग है ही नहीं, उसमें जो एक्टिव इंग्रेडिएंट्स ही नहीं है, उन पेशेंट का शुगर कंटिन्यूसली हाई रहेगा। लॉन्ग टर्म इफेक्ट इसका बहुत ज्यादा सीरियस हो सकता है। अगर पेशेंट पैसे दे रहा है या नहीं दे रहा है, दैट इज नॉट इम्पोर्टेंट। ये मेडिसिन अगर उनको कोई फ्री कैंप या फ्री क्लिनिक से भी दी गई है और वो स्पूरियस है या एडल्ट्रेटेड है या कंटेमिनेटेड है या इम्प्रॉपर डोजेस में है, इंग्रेडिएंट्स में, ये तब भी क्राइम है। ये willful act causing body harm amounting to death and murder के तहत लॉ एग्जिस्ट। हमें खाली 3, 4, 5 इंडिया में एक केस एग्जांपल सेट करना है। लोग 20 बारी सोचेंगे इस तरह का क्राइम करने से पहले। ये एक चेन है, नेक्सस है, वो पूरी चेन को हमने तोड़ना है। कहां से आया है, कैसे डिस्ट्रीब्यूट हुआ है और कौन बेच रहा है, ये हमने चेन आइडेंटिफाई करके ब्रेक करनी।
बिल्कुल बहुत सही बात कही आपने सर। और इसी के साथ समय की पाबंदी है और इसके चलते ही हमें इस खास मुद्दे पर बातचीत को यहीं समेटना होगा। लेकिन आप तमाम एक्सपर्ट्स का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस इतने इम्पोर्टेंट मुद्दे पर हमसे बातचीत कर ये सारे के सारे पॉइंट्स हमारे बीच रखने के लिए। जब दवा ही जहर बन जाए तो ये सिर्फ लापरवाही नहीं, हर तरफ से अवेयरनेस की कमी। और आपको ये बता दें कि ये सिर्फ अथॉरिटीज की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, मरीजों की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आपको ये समझना चाहिए कि एक नागरिक होने के नाते, एक समझदार नागरिक होने के नाते जो हिदायत लगातार अथॉरिटीज आपको देती हैं, अथॉरिटेटिव जो प्लेसेस है वहां से जाकर दवाई खरीदें और उसी के बाद उसका सेवन करें, क्योंकि सेहत के साथ किसी भी तरह की लापरवाही नहीं होनी चाहिए। कंज्यूमर इज किंग के इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहें 18 आउट स्वदेश के साथ। नमस्कार।